हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रड ऑपरेशन का एक वेब एप्लीकेशन जिसमें हम फ्रंट एंड पे यूज करेंगे रिएक्ट, बैक एंड पे यूज करेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क इन वेब एप्लीकेशन एंड बैक एंड मतलब डेटाबेस में हम यूज करने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर। ये तीनों मिलके हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक यूजर भी बना सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं एंड शो भी करवा सकते हैं। मतलब इंसर्ट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये चार ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एक यूजर ऐड करते हैं जिसका नाम होगा मास्टर एंड उसका एज होगा 24। सबमिट। तो देखो यहाँ पे मास्टर ऐड हुआ एंड रीड भी हुआ। अब उसको अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मास्टर को अपडेट करते हैं एज अ स्टूडेंट एंड सबमिट। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट आया, मतलब अपडेट भी हो रहा है। अब इसको डिलीट करते हैं और ये डिलीट भी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट किया, रीड किया, उसके बाद अपडेट किया एंड डिलीट किया। तो ऐसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वेबसाइट कैसे बनती है। और उसके साथ साथ हम ये तीनों फ्रेमवर्क एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, मतलब एक दूसरे को कनेक्टिविटी करेंगे। फॉर एग्जांपल, फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी, बैक एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड डेटा फ्लो, ये सारी चीजें हम इन लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्रड ऑपरेशन वेब एप्लीकेशन की पूरी एक सीरीज बनाऊंगा और हर एक सीरीज में मैं एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जाऊंगा एंड आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा और आखिर तक मैं आपको पूरा वेब एप्लीकेशन इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली सीरीज, जिसमें हम सीखेंगे कि बैकएंड कैसे डेवलप करते हैं। और बैकएंड में हम क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो हमारी पहले हम सिस्टम रिक्वायरमेंट देखते हैं। आपको एक डॉट नेट फ्रेमवर्क में वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? विजुअल स्टूडियो। फॉर एग्जाम्पल, आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, जहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं कम्युनिटी फ्री वर्जन, जिसके अंदर आपको जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना सेटअप मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2019 का वर्जन यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो 2022 का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, आपको क्या लगेगा? एक एसक्यूएल सर्वर, जहां पे हम डेटाबेस डिजाइन करेंगे। तो इस एसक्यूएल सर्वर की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर आप एक डेवलपर वर्जन डाउनलोड करिए, जिससे आपको एक डेटाबेस का ओवरफ्लो या डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जहां पे आप डेटाबेस डिजाइन कर सकते हो। तो ये दो टूल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैकएंड डेवलप करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? विजुअल स्टूडियो पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कंट्रोलर्स क्या होता है, सर्विस लेयर क्या होती है, रिपोजिटरी क्या होती है, कॉमन लेयर क्या होता है, कॉमन यूटिलिटीज क्या होती है। एंड कंट्रोलर के अंदर हम वन बाय वन एक एपीआई लिखते जाएंगे, जहां पे वो एपीआई हमें हेल्प करेगा क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो मैं आपको सारी डिटेल बताते जाऊंगा जब हम इंप्लीमेंट करते जाएंगे। एपीआई क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, सर्विस लेयर कहाँ यूज होती है, रिपोजिटरी लेयर हम किसे कहते हैं, कॉमन लेयर किसे कहते हैं और कॉमन यूटिलिटीज हम किसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो चलो पहले हम विजुअल स्टूडियो पे हमारा बैकएंड डिजाइन करते हैं। तो हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? विजुअल स्टूडियो। तो चलो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो, देन हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वेब एप्लीकेशन का। तो यहां पे लिखते हैं ASP.NET कोर वेब एपीआई। तो यहाँ पे जो पहला वाला प्रोजेक्ट आया है वो हमें सिलेक्ट करना है, जिसमें लिखा है सी शार्प, लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज क्लाउड सर्विस एंड वेब। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे ये प्रोजेक्ट काम कर सकता है। तो ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद हम प्रोजेक्ट को नाम देते हैं क्रड ऑपरेशन, देन नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट। बट यहाँ पे टारगेट फ्रेमवर्क दिखाया है हमें 3.1, मतलब हम डॉट नेट कोर 3.1 यूज करने वाले हैं। देन क्रिएट,
तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ जिसका नाम है CRUD ऑपरेशन, जिसके अंदर कुछ फाइल्स, कंट्रोलर्स एंड कुछ क्लासेस बाय डिफॉल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर launchsetting.json नाम की फाइल बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद appsetting.json, उसके बाद program.cs, उसके बाद startup.cs, उसके बाद वेदर फोरकास्ट। तो कुछ डिफॉल्ट फाइल है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो उन्हें डिलीट मारना होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे डिलीट मारना पड़ेगा। एंड वेदर फोरकास्ट सीएस वाली फाइल। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ फोल्डर, कुछ फाइल स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे पहले हम कंट्रोलर बनाएंगे, उसके बाद सर्विस लेयर, उसके बाद हम रिपोजिटरी लेयर बनाएंगे, बाद में हम कॉमन लेयर बनाएंगे एंड एक कॉमन यूटिलिटी बनाएंगे जिसके अंदर कॉमन फाइल होगी। तो यहाँ पे कंट्रोलर का एक फोल्डर तो बना हुआ है। उसके बाद हम दूसरा फोल्डर बनाते हैं सर्विस लेयर का, जिसे हम बिजनेस लेयर भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल सर्विस लेयर। उसके बाद हम और एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा रिपोजिटरी लेयर, और एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा कॉमन लेयर, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी स्टोर करेंगे। एंड एक और फोल्डर होगा जिसका नाम होगा कॉमन यूटिलिटीज। ओके, तो हमने कौन कौन सा फोल्डर बनाया है यहाँ पे, एक कंट्रोलर का है जो पहले से मौजूद था, दूसरा सर्विस लेयर, थर्ड रिपोजिटरी लेयर, फोर्थ कॉमन लेयर एंड फिफ्थ कॉमन यूटिलिटी। ये 4 फोल्डर हमने बना लिए। अब हम बनाते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के अंदर राइट क्लिक, ऐड, और यहाँ पे कंट्रोलर। तो हम अब क्या बनाने वाले हैं, कंट्रोलर किसके लिए, एपीआई के लिए। तो यहाँ पे एपीआई सिलेक्ट करो, उसके बाद एपीआई कंट्रोल एम्प्टी सिलेक्ट करो, उसके बाद ऐड करो, उसके बाद सिंपल यहाँ पे कंट्रोलर को नाम दो नीचे। हम किसके लिए बनाने वाले कंट्रोलर, CRUD ऑपरेशन के लिए, CRUD ऑपरेशन कंट्रोलर। और सिलेक्ट क्या किया हमने, एपीआई कंट्रोलर स्लैश एम्प्टी एंड ऐड। तो यहाँ पे कंट्रोलर बना जिसका नाम है CRUD ऑपरेशन कंट्रोलर डॉट cs। तो उसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पे राउट्स लिखा है, एपीआई कंट्रोलर्स लिखा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लास बना है जिसका नाम है CRUD ऑपरेशन कंट्रोलर, जिसको हमने एक्सटेंड किया है कंट्रोलर बेस से। ये सारी फाइल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई है। तो चलो अब हम बनाते हैं सर्विस लेयर। तो सर्विस लेयर में हम क्या क्या डिफाइन करेंगे, तो सर्विस लेयर के अंदर फर्स्ट हम एक इंटरफेस बनाएंगे एंड दूसरा क्लास बनाएंगे। तो चलो एक इंप्लीमेंट करते हैं, ऐड, उसके बाद यहाँ पे न्यू आइटम, उसके बाद इंटरफेस, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरफेस के लिए आई फर्स्ट, देन CRUD ऑपरेशन एंड लास्ट में ESL लिखते हैं, मतलब सर्विस लेयर। हमने एक इंटरफेस बनाया जिसको हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पब्लिक रखते हैं क्योंकि उसको हमें इंपोर्ट करना है दूसरे क्लास में। तो सर्विस लेयर में हमने और एक ऐड किया जो होगा क्लास। तो यहाँ पे क्लास, और जिसका नाम है यहाँ पे CRUD ऑपरेशन SL। यस, तो फर्स्ट हमने सर्विस लेयर पे क्या बनाया, एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम है आई CRUD ऑपरेशन SL। उसके बाद हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाया जिसका नाम है CRUD ऑपरेशन SL। अब हम क्या करेंगे, CRUD ऑपरेशन SL क्लास को एक्सटेंड करेंगे इंटरफेस के साथ जिसका नाम है आई CRUD ऑपरेशन SL। वैसे सेम रिपोजिटरी लेयर में भी हम एक इंटरफेस बनाएंगे एंड एक क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे न्यू आइटम, यहाँ पे इंटरफेस एंड इंटरफेस का नाम CRUD ऑपरेशन RL। इंटरफेस को हम पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक इंटरफेस आई CRUD RL। उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं रिपोजिटरी लेयर में, ऐड एंड क्लास CRUD ऑपरेशन RL ऐड। एंड इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं हम इंटरफेस
CRUD ऑपरेशन REL के साथ। तो हमने क्या किया, पहले कंट्रोलर बनाया, उसके बाद सर्विस लेयर में एक इंटरफेस एक क्लास डिफाइन किया, उसके बाद सेम रिपोजिटरी लेयर में एक इंटरफेस बनाया और क्लास बनाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंट्रोलर के अंदर एपीआईज लिखेंगे। तो हमें कौन कौन सी एपीआई लिखनी है, क्रिएट करने वाली, रीड करने वाली, अपडेट करने वाली एंड डिलीट करने वाली। तो चलो अब हम एक क्रिएट रिकॉर्ड वाली एक एपीआई बनाते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी HTTP रिक्वेस्ट क्या होगी, पोस्ट, देन उसका एक्सेस मॉडिफायर होगा पब्लिक, उसके बाद असिंक अवेट का यूज करेंगे, उसके बाद हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, आई एक्शन, मतलब ओके बैड रिक्वेस्ट, ये चीजें रिटर्न करेंगे हम फ्रंट एंड को। तो उसके लिए टास्क मतलब असिंक अवेट के लिए यूज करते हैं आई एक्शन रिजल्ट, एंड एपीआई का नाम है क्रिएट रिकॉर्ड। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट बॉडी पास करते हैं। तो रिक्वेस्ट बॉडी हम कहाँ बनाते हैं, कॉमन लेयर के अंदर। तो यहाँ पे राइट क्लिक ऐड, पहले हम फोल्डर ऐड करते हैं जिसका नाम होगा मॉडल, और मॉडल के अंदर हम रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिस्पॉन्स बॉडी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट रिकॉर्ड नाम का हमने क्लास बनाया, और उसके अंदर हमने क्रिएट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट नाम का क्लास बनाया, एंड और एक पब्लिक क्लास क्रिएट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स का और एक क्लास बनाया। तो इसके अंदर लिखेंगे हम हमारे रिक्वेस्ट बॉडी, और इसके अंदर लिखेंगे हम रिस्पॉन्स बॉडी। तो हम क्या क्या इंसर्ट करने वाले हैं, उसका यूजर का नेम एंड एज। तो पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, गेट एंड सेट, सेम एज अ पब्लिक इंटीजर होगा एज, उसकी प्रॉपर्टी होगी गेट एंड सेट। और रिस्पॉन्स बॉडी में हम क्या रिस्पॉन्स देने वाले हैं, फ्रंट एंड को सक्सेस हुआ है या नहीं, और कोई एक्सेप्शन आया तो उसका मैसेज। तो सक्सेस हुआ या नहीं तो एक फ्लैग होगा, तो पब्लिक बुल, उसका नाम होगा इट्स सक्सेस गेट सेट, एंड मैसेज के लिए और एक फील्ड डिक्लेयर करते हैं जो होगी स्ट्रिंग गेट सेट। तो हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट बॉडी बनाई एंड एक रिस्पॉन्स बॉडी बनाई। अब ये हम यूज करेंगे कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर ओपन करते हैं, यहां पे हम रिक्वेस्ट बॉडी पास करेंगे। क्या था उस क्लास का नेम, क्रिएट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो एक एरर आ चुका है, मतलब हमें ये क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने वो क्लास यूज किया, फिर उसका यहाँ पे इंस्टेंस बनाया, देन यहाँ पे हम एक ट्राई कैच यूज करते हैं कि कोई एक्सेप्शन आए तो एक्सेप्शन हैंडल होना चाहिए। अगर ट्राई ब्लॉक में कुछ भी एक्सेप्शन आया तो वो हैंडल होगा कैच ब्लॉक में। तो चलो अब हम कंट्रोलर को ज्वाइन करते हैं सर्विस लेयर से। तो वो हम कैसे करेंगे, वाया यूजिंग कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो चलो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, पब्लिक रीड ओनली, और किस इंटरफेस को हमें कॉल करवाना है, सर्विस लेयर के। तो चलो इंप्लीमेंट करते हैं, आई क्रड ऑपरेशन एसएल। तो पहले हमें इस क्लास को इंपोर्ट करवाना होगा, तो शो पोटेंशियल, यहाँ पे वो क्लास इंपोर्ट हो चुका है। अब इंस्टेंस नेम क्रड ऑपरेशन, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं क्रड ऑपरेशन कंट्रोलर, और इसके अंदर से हम इंटरफेस पास करेंगे एसएल एंड उसका इंस्टेंस नेम। और ये प्रॉपर्टी जो इंटरफेस की होगी वो हम कहाँ पे असाइन करेंगे, यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है इंस्टेंस, उसको क्रड ऑपरेशन एसएल। तो हमने क्या किया, एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट किया जिसके अंदर हमने क्या किया, पहले आई क्रड ऑपरेशन एसएल का इंटरफेस का यहाँ पे इंस्टेंस बनाया, देन कंस्ट्रक्टर के अंदर इस क्लास की प्रॉपर्टी हमने असाइन की, किसको, इस इंस्टेंस को। अब हम क्या करेंगे, आई क्रड ऑपरेशन एसएल के अंदर सेम क्रिएट रिकॉर्ड का एक मेथड सिर्फ बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं,
iCRUD ऑपरेशन SL के अंदर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक टास्क जो रिटर्न करेगा क्रिएट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स। हमने यहाँ पे क्लास इंपोर्ट किया है, उसके बाद क्रिएट रिकॉर्ड, उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी उसकी पास करनी है हमें, रिक्वेस्ट बॉडी पास करनी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक मेथड डिक्लेयर किया। अब इसकी डेफिनेशन हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रड ऑपरेशन एसएल पे, जहां पे हमने ये इंटरफेस एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे देखो एक एरर आया है, तो इसको हमने शो ए पोटेंशियल फिक्स किया, इंप्लीमेंट इंटरफेस। तो देखो जो हमने इंटरफेस के अंदर मेथड डिक्लेयर की थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो चुकी है। जहाँ पे पब्लिक टास्क हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, क्रिएट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, उसके बाद मेथड का नेम एंड रिक्वेस्ट बॉडी कौन सी, क्रिएट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं। तो इस सर्विस लेयर में हम करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस लेयर यूज होती है बिजनेस लॉजिक के लिए एंड सर्विस लेयर का दूसरा नाम है बिजनेस लेयर। तो सर्विस लेयर का यूज क्यों होता है, बिजनेस लॉजिक के लिए, आपके फील्ड के जो रिक्वेस्ट बॉडी की फील्ड्स होती है उसके वैलिडेशंस के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए हम सर्विस लेयर का यूज करते हैं। उसके बाद सर्विस लेयर के बाद हम कौन सा लेयर कॉल करते हैं, रिपोजिटरी लेयर। तो चलो रिपोजिटरी लेयर के अंदर हम सेम मेथड इंप्लीमेंट करते हैं। तो iCRUD ऑपरेशन एसएल जैसे सर्विस लेयर में हमने ये मेथड इंप्लीमेंट की थी, सेम मेथड हम इंप्लीमेंट करेंगे रिपोजिटरी लेयर के इंटरफेस में भी। यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है शो पोटेंशियल एंड यहाँ पे हमने क्लास इंपोर्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये इंटरफेस हमने कहाँ पे एक्सटेंड किया था, उसके सेम रिपोजिटरी लेयर के क्लास के अंदर। यहाँ पे क्रड ऑपरेशन आरएल में हमने एक्सटेंड किया था iCRUD ऑपरेशन आरएल। तो देखो यहाँ पे एक एरर आ चुका है, तो इसको शो पोटेंशियल फिक्स और जो वहां पे हमने मेथड डिक्लेयर की थी यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। ऑटोमेटिकली वो मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो रिपोजिटरी लेयर में भी ये मेथड इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो ये मेथड हमें कॉल कहां से करवानी है, सर्विस लेयर से। तो सर्विस लेयर में हम पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि सर्विस लेयर से हमें रिपोजिटरी लेयर कॉल करवानी है। तो चलो अब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। तो पब्लिक रीड ओनली, हमें कौन सा इंटरफेस कॉल करवाना है, रिपोजिटरी लेयर में का iCRUD ऑपरेशन आरएल। तो वो लिखते हैं iCRUD ऑपरेशन आरएल। तो चलो वो क्लास इंपोर्ट करते हैं यूजिंग CRUD ऑपरेशन रिपोजिटरी लेयर और उसका एक इंस्टेंस बनाते हैं। यहाँ पे इंस्टेंस बनाया एक। अब हम कौन सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो चलो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन करते हैं CRUD ऑपरेशन एसएल और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इस इंस्टेंस को iCRUD ऑपरेशन आरएल के प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास क्या करेंगे, वो इंटरफेस का इंस्टेंस iCRUD ऑपरेशन आरएल और उसका इंस्टेंस पास किया। और वो इंस्टेंस हम किसको असाइन करेंगे, जहां पे ऊपर हमने डिक्लेयर किया था उसको। यहाँ पे हमने ये चीज असाइन कर दी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें रिपोजिटरी लेयर को कॉल करवाने के लिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट किया, जिसके अंदर हमने iCRUD ऑपरेशन आरएल का एक इंस्टेंस बनाया एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर उस इंस्टेंस को iCRUD ऑपरेशन आरएल के प्रॉपर्टी असाइन कर दी। तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। तो चलो अब हम एक ओवरफ्लो देखते हैं जो हमने बनाया है। तो सबसे पहले हमने कंट्रोलर में ये मेथड बनाई क्रिएट रिकॉर्ड, उसके अंदर हमने पास किया एक रिक्वेस्ट बॉडी। अब उसके बाद हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जिससे सर्विस लेयर कॉल हुआ। सर्विस लेयर के अंदर हमने एक इंटरफेस बनाया जिसके अंदर हमने ये मेथड डिक्लेयर कर दी, उसका डेफिनेशन हमने CRUD ऑपरेशन ESL क्लास के अंदर लिखा। उसके बाद हमें रिपोजिटरी लेयर कॉल करवानी है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट किया, उससे हमने रिपोजिटरी लेयर कॉल करवाई। उसके अंदर हमने एक इंटरफेस और एक क्लास बनाया। इंटरफेस के अंदर हमने सेम मेथड डिक्लेयर किया एंड उसका इंप्लीमेंटेशन हमने उस क्लास के अंदर किया यूजिंग एक्सटेंड द क्लास। तो चलो हम वापस कंट्रोलर में जाते हैं एंड कंट्रोलर के अंदर क्रिएट रिकॉर्ड मेथड के अंदर से हम कॉल करवाएंगे सेम मेथड जो हमने सर्विस लेयर के क्लास के अंदर बनाई थी। तो चलो इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, जिसका इंस्टेंस नेम है रिस्पॉन्स, उसको हम स्टार्टिंग में नल असाइन करते हैं।
उसके बाद रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, उसके बाद iCRUD ऑपरेशन एसएल का इंस्टेंस जिसके अंदर हमने मेथड लिख रखी थी क्रिएट रिकॉर्ड, और उसको हमने क्या पास करना है, रिक्वेस्ट बॉडी। यस, तो हमने सर्विस लेयर के अंदर जो क्रिएट रिकॉर्ड मेथड हमने बनाई थी वो हमने कॉल करवाई इस ट्राई ब्लॉक के अंदर से। तो इसके बाद वो कहां पे जाएगा, सर्विस लेयर के अंदर, यहाँ पे ये मेथड कॉल हो जाएगी क्योंकि हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करके कंट्रोलर को एंड सर्विस लेयर को हमने बाइंड कर दिया है। उसके बाद ये रिस्पॉन्स हम रिटर्न करेंगे कहां पे, फ्रंट एंड को। तो हमने आई एक्शन रिजल्ट हमें रिटर्न करना है, तो यहाँ पे रिटर्न ओके एंड उसके अंदर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा, यहाँ पे हमने पहले एक क्रिएट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स का एक इंस्टेंस बनाया, उसको नल असाइन किया, और उस रिस्पॉन्स में हम वो रिटर्न वैल्यू डालेंगे जो आई होगी सर्विस लेयर से। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आया होगा वो हम रिटर्न करवा रहे हैं फ्रंट एंड पे, जिसका रिटर्न ऑब्जेक्ट है ओके आई एक्शन रिजल्ट, जिसके अंदर हम डाल रहे हैं रिस्पॉन्स। यहाँ पे और एक चीज रह गई है कि आज के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आया तो वो भी हैंडल करना है। तो रिस्पॉन्स डॉट इफ सक्सेस नाम का हमने रिस्पॉन्स बॉडी में एक फील्ड डिक्लेयर की थी, उसको हम यहाँ पे फॉल्स असाइन करेंगे एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हम कौन सा एक्सेप्शन आया है वो पास करेंगे। तो ऐसे हमने एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल किया। उसके बाद हम आते हैं सर्विस लेयर के अंदर। अब हमें सर्विस लेयर के अंदर जो क्रिएट रिकॉर्ड नाम की मेथड हमने क्रिएट की थी जो कंट्रोलर से कॉल हो रही है, उसके अंदर से हमें क्या कॉल करवाना है, रिपोजिटरी लेयर। तो चलो कॉल करवाते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे रिटर्न, तो यहाँ पे हमें असिंक अवेट का यूज करना पड़ेगा, असिंक यहाँ पे अवेट, और हमने यहाँ पे iCRUD ऑपरेशन आरएल का एक इंस्टेंस बनाया था, उसके अंदर हमने क्रिएट रिकॉर्ड नाम का मेथड लिख रखी थी और यहाँ पे हमने कॉल करवाई और उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट बॉडी डाल दी। तो अब क्या हुआ, इस मेथड ने कॉल किया, रिपोजिटरी लेयर के अंदर जो हमने मेथड इंप्लीमेंट की थी क्रिएट रिकॉर्ड वो कॉल हो गई। तो यहाँ पे ये मेथड कॉल हो गई। जब भी कोई फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले कहाँ आएगी, कंट्रोलर के अंदर, उसके बाद वो जाएगी सर्विस लेयर के अंदर, उसके बाद जाएगी वो रिपोजिटरी लेयर के अंदर। एंड रिपोजिटरी लेयर के अंदर मेन लॉजिक लिखा होता है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, अपडेट करना है या गेट करना है। तो ये कोड लिखा होता है रिपोजिटरी लेयर के अंदर। एंड हमारा डेटाबेस कभी भी अटैच होता है या लिंक होता है रिपोजिटरी लेयर के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एसक्यूएल सर्वर ओपन करेंगे, उसके अंदर हम एक डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर फील्ड डिक्लेयर करेंगे एंड उस डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम देंगे रिपोजिटरी लेयर के साथ। तो चलो अब हम देखते हैं डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको आपके सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पे इस वेबसाइट से आपको एसक्यूएल सर्वर का पूरा सेटअप मिल जाएगा डेवलपर मोड में। उसके बाद आप यहां से एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करें। तो मैं यहाँ पे 18.5.1 वर्जन यूज कर रहा हूं, आप लेटेस्ट वाला यूज करिए। उसके बाद तो हम हमारा एसक्यूएल सर्वर लोकल सिस्टम में चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे सर्वर टाइप हम चूज करेंगे डेटाबेस इंजन। उसके बाद सर्वर नेम होगा आपका कंप्यूटर का खुद का एक लोकल होस्ट। तो यहाँ पे मेरा नाम है विशाल, तो यहाँ पे मेरे सर्वर का नाम भी विशाल होगा। उसके बाद कनेक्ट। तो यहाँ पे ये लोकल डेटाबेस का सिस्टम ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम डेटाबेस पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस का नेम क्रड ऑपरेशन एंड ओके। तो इसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है क्रड ऑपरेशन। तो इसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे टेबल है, व्यू है, प्रोग्रामेबिलिटी है, जिसके अंदर हम स्टोर प्रोसीजर लिख सकते हैं। तो चलो अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करो, न्यू क्वेरी। उसके बाद यहाँ पे हमें क्रिएट टेबल वाली एक क्वेरी लिखनी है। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम होगा क्रड ऑपरेशन टेबल, और इसके अंदर हम लिखेंगे फील्ड, फॉर एग्जांपल आईडी होगा इंटीजर, और वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, मतलब आइडेंटिटी 1 से स्टार्ट होगा एंड 1 से इंक्रीमेंट होगा, एंड वो होगी प्राइमरी
की। उसके बाद यूजर नेम का एक कॉलम बनाते हैं, वो होगा varchar और मैक्सिमम हम 50 कैरेक्टर सेव कर सकते हैं एंड नॉट नल। उसके बाद हम एज सेव करवाने वाले, तो एज का कॉलम होगा एंड वो होगा इंटीजर और वो भी होगा नॉट नल। तो ऐसे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, सिलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है, तो इसे रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे ये टेबल बन चुका है। तो इसके अंदर हम अपना डेटा सेव करवाएंगे एंड इस पर राइट क्लिक करके हमने यहाँ पे सिलेक्ट टॉप 100 रोज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा डेटा दिखाई देगा। तो यहाँ पे आईडी आएगा, यूजर नेम होगा एंड एज होगा। उसमें आईडी एक प्राइमरी की है और वो ऑटो इंक्रीमेंट मोड से काम करेगा। तो यहाँ तक हमारा डेटाबेस का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम विजुअल स्टूडियो के अंदर कनेक्शन इंप्लीमेंट करेंगे विथ डेटाबेस। तो चलो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। उसके अंदर आप ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन नाम की फाइल देख रहे हैं, तो इसे ओपन करिए और इसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग लिख सकते हैं डेटाबेस की। तो चलो लिखते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग और उसके अंदर db सेटिंग कनेक्शन। तो यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो को लिंक करेंगे डेटाबेस के साथ। तो जो वो स्ट्रिंग होगी, जो हमें सर्वर का नाम होगा, डेटाबेस का नाम होगा, उसके बाद हम कनेक्शन कितने दे सकते हैं, वो सारी चीजें हम कहाँ लिखते हैं, ऐप सेटिंग में। फॉर एग्जांपल उसका सर्वर कौन सा होगा, लोकल होस्ट, तो यहाँ पे डॉट लगा के छोड़ सकते हैं, या आप यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस कौन सा था हमारा, डेटाबेस जिसका नाम था क्रड ऑपरेशन, मतलब ये जिसका नाम था क्रड ऑपरेशन। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे कि ट्रस्टेड कनेक्शन है या नहीं, तो ट्रस्टेड कनेक्शन हम इसे ट्रू रखते हैं बाय डिफॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट है या नहीं, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स, उसको बाय डिफॉल्ट हम ट्रू रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रीम इंप्लीमेंट कर दी। अब हम इस कनेक्शन स्ट्रीम को इंपोर्ट करेंगे रिपोजिटरी लेयर के साथ, क्योंकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने का काम या डेटा मैनिपुलेशन करने का काम रिपोजिटरी लेयर का होता है। तो अब वापस आते हैं रिपोजिटरी लेयर के अंदर और यहाँ पे हमें लिंक करवाना है ऐप सेटिंग किसके साथ, रिपोजिटरी लेयर के साथ। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो चलो डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद पब्लिक रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस नेम। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर क्रड ऑपरेशन आरएल और उसके अंदर पास करते हैं आई कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस नेम। यहाँ पे नाम थोड़ा अलग देते हैं इसको, आई कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज उसकी असाइन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमें ऐप सेटिंग के अंदर का डेटा इंपोर्ट करवाना है, किसके अंदर, रिपोजिटरी लेयर के अंदर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी। तो पब्लिक रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन क्लास से हम ऐप सेटिंग के अंदर का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका एक इंस्टेंस बनाया यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने पास किया आई कॉन्फ़िगरेशन का एक इंस्टेंस जिसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज है आई कॉन्फ़िगरेशन के, एंड वो हमने असाइन कर दिए यहाँ पे जो इंस्टेंस बनाया था उसको। उसके बाद हम यूज करेंगे एसक्यूएल कनेक्शन पैकेज, उसके लिए पब्लिक रीड ओनली एसक्यूएल कनेक्शन। तो ये थर्ड पार्टी पैकेज है, तो इसके लिए हमें ये डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल पैकेज सिस्टम डॉट डेटा एसक्यूएल क्लाइंट। जब आपको ये ऑप्शन देखता है तो ये एक बात समझ लेना कि आपका लैपटॉप इंटरनेट को ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। मेरा भी लैपटॉप यहाँ पे इंटरनेट में ज्वाइन है, तो ये पैकेज डाउनलोड होगा। तो ये पैकेज डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं उसका एक इंस्टेंस और इंस्टेंस को हम असाइन करेंगे जो स्ट्रिंग हमने लिखी थी ऐप सेटिंग के अंदर। तो ऐप सेटिंग में हमने क्या क्या लिखा था,
पहले कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी थी, उसके बाद उसके अंदर लिखा था हमने डीवी सेटिंग कनेक्शन, यस। और यहाँ पे हम लिखेंगे आगे न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और उसके अंदर इसको पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने ऐप सेटिंग में ली थी वो इंपोर्ट कर दी एंड वो एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर पास कर दी, जिसके कारण एसक्यूएल कनेक्शन का एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ जिसमें वैल्यू असाइन हो गई कनेक्शन स्ट्रिंग की। अब इससे क्या हुआ कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो गई हमारी बैकएंड के प्रोजेक्ट के साथ, मतलब रिपोजिटरी लेयर के साथ हमारा डेटाबेस अभी कनेक्ट हो चुका है, तो वो अभी यहाँ पे हमें सिर्फ यूज करना है। तो यहाँ पे ये लाइन डिलीट मारते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला ट्राई कैच, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो वो हैंडल करना जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे एक इंस्टेंस डिफाइन करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स का, रिस्पॉन्स नाम से, इज इक्वल टू, उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे क्रिएट रिस्पॉन्स को। उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर हमने डिफाइन किया था इज सक्सेस, उसे बाय डिफॉल्ट हम ट्रू रख देते हैं यहाँ पे। एंड रिस्पॉन्स के मैसेज के अंदर हम बाय डिफॉल्ट सक्सेसफुल असाइन कर देते हैं। तो अब हम अगला इंसर्ट का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग, उसके अंदर एसक्यूएल कमांड, उसको इंस्टेंस असाइन करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं इन यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है क्वेरी एंड सेकंड पैरामीटर होता है एसक्यूएल कनेक्शन। तो फर्स्ट पैरामीटर एसक्यूएल क्वेरी पास करते हैं, जिसके अंदर होगा आपका एसक्यूएल की क्वेरी, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या था हमारा, क्रड ऑपरेशन, उसके बाद एट्रीब्यूट नेम, उसके बाद वैल्यू, और उसके बाद जो वैल्यू हमें पास करनी है, असाइन करनी है वो। तो यहाँ पे क्रड ऑपरेशंस क्या है, एक्चुअली क्रड ऑपरेशन टेबल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्रड ऑपरेशन है बट टेबल का नाम क्रड ऑपरेशन टेबल है। इसके लिए यहाँ पे हमने क्रड ऑपरेशन टेबल लिखा, जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट है, यूजर नेम एंड सेकेंड एट्रीब्यूट है एज, जिसको हम वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पे @यूजर नेम एंड @एज। तो @यूजर नेम और @एज हमें कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा अंदर से। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहला हमने ये पास किया और उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन सेकंड पैरामीटर यहाँ पे पास किया जो हमें यहाँ से मिल रहा था। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एसक्यूएल कमांड डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू सिस्टम डॉट कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट पास कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर पास करते तो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं, इतना डिफरेंट है। उसके बाद एसक्यूएल कमांड डॉट कनेक्शन टाइम आउट क्या होगा 180। उसके बाद एसक्यूएल कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू, उसके अंदर हम अब यूजर नेम एंड एज वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पे यूजर नेम, और यूजर नेम हमें कहाँ से मिलेगा, तो कंट्रोलर से जो वैल्यू आई थी रिक्वेस्ट बॉडी में यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी डॉट यूजर नेम। उसके बाद सेकेंड लाइन सेम एज, यहाँ पे हमें एज मिलेगा, तो यहाँ पे एज, और एज की वैल्यू सेम रिक्वेस्ट डॉट एज आई होगी यहाँ पे, तो वैल्यू ये असाइन हो गई। उसके बाद हमें एक क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है, कौन सी, ये। तो कैसे करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल इंट स्टेटस इज इक्वल टू अवेट एंड एसक्यूएल कमांड डॉट, यहाँ पे असिंक अवेट का वेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा क्योंकि हम असिंक अवेट का वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर असिंक लिखा है तो यहाँ पे अवेट लिखा है, क्योंकि ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने से पहले कंट्रोलर आगे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। अगर
क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई होगी सक्सेसफुली तो ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई होगी तो स्टेटस में 0 या -1 स्टोर होगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई इफ में लेस देन इज इक्वल टू 0। अगर क्वेरी सक्सेसफुली नहीं एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे इस सक्सेस में हम फॉल्स असाइन कर देंगे एंड रिस्पॉन्स में मैसेज के अंदर समथिंग वेंट रॉन्ग ये मैसेज असाइन कर देंगे एंड उसके बाद हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स को। तो ऐसे हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, यूजिंग के अंदर एसक्यूएल कमांड बनाया, उसका एक इंस्टेंस बनाया, उसके अंदर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एसक्यूएल क्वेरी और एसक्यूएल कनेक्शन पास किया, जिसकी वजह से हमने उसके अंदर उसका टाइप लिखा, कनेक्शन टाइम आउट लिखा, पैरामीटर पास किए यूजर नेम एंड एज। उसके बाद एक क्वेरी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी एंड उसके बाद हमने चेक किया कि वो क्वेरी फेल हो गई है या सक्सेस हो गई है। अगर सक्सेस हो गई होगी तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, अगर फेल हुआ होगा तो -1 या 0 आ जाएगा। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट करवाने से पहले हमें कनेक्शन ओपन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन डॉट ओपन, यहाँ पे कनेक्शन अपन ओपन करवाते हैं एंड आखिर में फाइनल में अगर सक्सेसफुली या फेल हुआ होगा तो एक कनेक्शन क्लोज भी करवाएगा, डॉट क्लोज। और यहाँ पे ये ओके। तो हम यहां तक हमारा क्रिएट रिकॉर्ड का पूरा वर्क फ्लो कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर में हमने एपीआई लिखा, वहां पे कोड लिखा, उसके बाद सर्विस लेयर पे आए, वहां पे कंप्लीट वर्क फ्लो लिखा, उसके बाद रिपोजिटरी लेयर में आए, यहाँ पे भी हमारा पूरा कोड लिखा। अब हम स्टार्टअप क्लास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन का स्कोप डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप क्लास के अंदर जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन सर्विस नाम की जो मेथड है उसके अंदर हम सर्विस डॉट एड स्कोप, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहां पे देखो आई क्रड ऑपरेशन ESL एंड क्रड ऑपरेशन ESL, आई क्रड ऑपरेशन RL एंड क्रड ऑपरेशन RL, इन दोनों को स्कोप डिफाइन करते हैं। तो पहले सर्विस लेयर को आई क्रड ऑपरेशन SL एंड क्रड ऑपरेशन SL। तो यहाँ पे यस, तो यहाँ पे पहले इनको क्लास हम इंपोर्ट करके लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लास इंपोर्ट की तो इसका स्कोप डिफाइन हो गया। अब वैसे रिपोजिटरी लेयर में सर्विसेज डॉट एड स्कोप और उसके अंदर आई क्रड ऑपरेशन RL एंड क्रड ऑपरेशन RL, इसका स्कोप डिफाइन किया और इसके क्लास को हमने इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के स्कोप डिफाइन किए। उसके बाद हम कंट्रोलर पे जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हमने HTTP रिक्वेस्ट पोस्ट का एक API लिखा है, तो उसके लिए हमें एक राउट लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आगे चल के अगर हमने और एक HTTP रिक्वेस्ट पोस्ट का API लिखा तो आगे चल के हम जो स्वैगर यूज करने वाले हैं, पोस्टमैन यूज करने वाले हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा पोस्ट का API हमें कॉल करना है। तब राउट काम में आता है। तो राउट दो पोस्ट API को डिफरेंशिएट करता है कि आपको कौन सा पोस्ट वाला API यूज करना है। तो यहाँ पे हम राउट लिखते हैं एंड उसका नाम सेम होगा मेथड का नेम। तो मेथड नेम है क्रिएट रिकॉर्ड। यहाँ पे मेथड का नेम ए एक्स्ट्रा था और यहाँ पे भी ए एक्स्ट्रा था। तो हमने यहाँ पे राउट का नाम दिया है क्रिएट रिकॉर्ड। जब आगे चल के हम इस एपीआई को कॉल करेंगे तो इस एपीआई का नाम डायरेक्टली हम डालेंगे क्रिएट रिकॉर्ड को कॉल करो। तो ऐसे राउट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलो अब हम स्वैगर इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि स्वैगर होता क्या है। स्वैगर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है जो आपको हेल्प करेगा, आपने कौन कौन सी एपीआई कंट्रोलर में डिफाइन की है वो वहां पे शो करवाएगा इन अ ग्राफिकल मोड। तो चलो मैं आपको बताता हूं तो हम स्वैगर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम पहले ब्राउजर पे जाते हैं, यहां पे डिफाइन करते हैं स्वैगर इंप्लीमेंटेशन इन .NET कोर और एंटर करने के बाद तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट ही मिलेगी ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट विद स्वैगर। तो ये ओपन करना है
और इसके बाद वर्जन सिलेक्ट करना है, आप जो वर्जन यूज कर रहे हो, यहां पे हम यूज कर रहे हैं 3.1। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट विथ स्वैश बकल ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना है इन आवर प्रोजेक्ट। तो ये कॉपी करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे टूल्स के अंदर जाने के बाद नगेट्स पैकेज मैनेजर के अंदर जाने के बाद मैनेज नगेट पैकेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे वो पेस्ट करके सर्च करते हैं ब्राउजर पे। तो देखो यहाँ पे ये पैकेज आ चुका है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, CRUD ऑपरेशन सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम वर्जन सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे बताया गया है कि 5.6.3 ये वर्जन हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेम हम वही यूज करते हैं 5.6.3। ये रहा वो पैकेज और यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया। तो यहाँ पे ये पैकेज डाउनलोड होना चालू हो चुका है और इसे एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि स्वैगर इंप्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। फिर से हम ब्राउजर पे जाएंगे और नीचे दिए गए इस लाइन को, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमें स्टार्टअप के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सर्विस मेथड के अंदर ये लाइन डालनी है। तो इसे कॉपी करते हैं एंड स्टार्टअप के अंदर जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के अंदर वो लाइन पेस्ट करते हैं। फिर से ब्राउजर पे जाते हैं। उसके बाद हमें दो और लाइन कॉपी करके डालनी है हमारे प्रोजेक्ट में। तो फर्स्ट लाइन तो ये रही ऐप यूजर स्वैगर, जो हमें कॉपी करके डालनी है कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर। तो यहाँ फिर से आए और उसके बाद हमने कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर मतलब स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर हमने ये लाइन पेस्ट कर दी। उसके बाद और एक लाइन हमें पेस्ट करनी है। यहाँ पे नीचे आने के बाद हमें और एक लाइन पेस्ट करनी है जो है ये, इसे हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करके डालेंगे उसी लाइन के नीचे और सिर्फ ये लाइन हम डिलीट मारेंगे। तो ऐसे हमने हमारा स्वैगर कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन कर चुके हैं। उसके बाद हमें एक एडिशनल सेटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले हम जाते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर और उसके अंदर लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन वाली फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे लॉन्च यूआरएल को यहाँ पे हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं स्वैगर एंड सेम एज CRUD ऑपरेशन के अंदर लॉन्च यूआरएल को हम चेंज करते हैं वेदर फॉरकास्ट टू स्वैगर। तो ये एडिशनल सेटिंग हमें करनी पड़ेगी स्वैगर इंप्लीमेंटेशन के लिए और इसे हम सेव करते हैं और उसके बाद क्लोज करते हैं। अब हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट रन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे IIS एक्सप्रेस लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि हम हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं लोकली। तो चलो प्रोजेक्ट रन करते हैं और यहाँ पे ब्राउजर पे रीडायरेक्ट हुआ। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे स्वैगर लोड हो चुका है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको एक एपीआई दिख रहा है जिसका नाम है पोस्ट। उसका एक लिंक है एपीआई CRUD ऑपरेशन एंड क्रिएट रिकॉर्ड। ये क्रिएट रिकॉर्ड वही है जो हमने राउट के अंदर लिखा है। तो बेसिकली स्वैगर आपको क्या बताता है, आपने कितने एपीआई लिख चुके हैं कंट्रोलर के अंदर। तो चलो अब हम ये एपीआई एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो पोस्ट देन ट्राई इट आउट। तो आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बॉडी शो हो रही होगी। तो ये कहां से आई, ये रिक्वेस्ट बॉडी एक कंट्रोलर के अंदर जो हम ये क्लास इंस्टेंस पास कर रहे हैं वो वही है जो आपको वहां पे शो हो रहा है। उसके बाद जहां पे हमने यूजर नेम डिक्लेयर किया है उसके अंदर हमने एज डिक्लेयर किया है, वो वही रिक्वेस्ट बॉडी है जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो हम अब कंट्रोलर के अंदर सर्विस लेयर के अंदर रिपोजिटरी लेयर के अंदर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, उसके बाद सर्विस लेयर के अंदर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया एंड रिपोजिटरी लेयर के अंदर हमने एक ब्रेक पॉइंट लगाया। तो चलो अब हम ये एपीआई एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें यूजर नेम डालते हैं हम विशाल एंड एज डालते हैं 24 एंड ये बॉडी हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले हमारा प्रोग्राम कंट्रोलर का आया, कंट्रोलर के अंदर देखो यहाँ पे आया। उसके बाद हम F10 दबाते हैं और आगे चलते हैं और लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद गया वो सर्विस लेयर के अंदर, उसके बाद वो गया रिपोजिटरी लेयर के अंदर, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस का उसने एक इंस्टेंस बनाया और रिस्पॉन्स के अंदर इज सक्सेस ट्रू किया बाय डिफॉल्ट, रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज सक्सेसफुल किया। उसके बाद
उसके बाद उसने एक क्वेरी असाइन की एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद उसने एसक्यूएल कमांड का एक इंस्टेंस बनाया जिसमें हमने पास किया क्वेरी एंड एसक्यूएल कनेक्शन का इंस्टेंस। उसके बाद एसक्यूएल कमांड टाइप क्या है, टेक्स्ट है। टाइम आउट कितना होगा वो डिक्लेयर हुआ। उसके बाद एसक्यूएल पैरामीटर्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल यूजर नेम को हमने असाइन किया, यूजर नेम जो हमने डाला था रिक्वेस्ट बॉडी में विशाल। उसके बाद एज को असाइन होगा, एज जो हमने डाला था 24, तो यहाँ पे एज असाइन हुआ। उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होगी जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की थी। अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो जितने रो को अफेक्ट हुआ उस रो का काउंट, या जब हमारी क्वेरी फेल हो जाती है तो वहां पे 0 या -1 रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेटस 1 हुआ, मतलब 1 रो अफेक्ट हुआ है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन क्लोज हुआ, देन रिटर्न हुआ ये चीज कहां पे, सर्विस लेयर को। सर्विस लेयर ने ये चीज कहां रिटर्न की, कंट्रोल लेयर को। और कंट्रोल लेयर ने ये चीज कहां रिटर्न की, ओके वाला आई एक्शन रिजल्ट स्वैगर को। तो देखो स्वैगर के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आ चुका है जो है ट्रू और मैसेज है सक्सेस। इसका मतलब क्या है कि हमारा एपीआई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलो हम एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर डेटा आ चुका है या नहीं। तो ये हमने डेटाबेस खोला एंड डेटाबेस के अंदर ये हमारा जो टेबल है उसको हमने किया सिलेक्ट टॉप 1000 रो। तो देखो यहाँ पे डेटा आ चुका है, आईडी 1 है, यूजर नेम विशाल है और एज 24 है। मतलब हमारा एपीआई ने सक्सेसफुली एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो ऐसे एपीआई वर्क करते हैं। आई होप सो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे एंड आपके सारे जो एपीआई बनाने वाले मेथड्स होंगे, मतलब कंट्रोलर होगा, सर्विस लेयर होगा, उसके बाद रिपोजिटरी लेयर होगा, उसका यूज हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके बाद डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, मिडलवेयर को मतलब बैकएंड को एंड डेटाबेस को कनेक्टिविटी कैसे देते हैं, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आगे आने वाले पार्ट में मैं आपको अपडेट की, गेट की एंड डिलीट की एपीआई बनाना सिखाऊंगा। एंड अगर आपके पास कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।